बंद है ऑन किया ही नहीं है मैंने। सर भी मैं भी लाइव बोलो एक मिनट हाँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर सर आ रहा है Happy National Sports Day to each and every person, all the students, our honorable principal, all the teachers. Students, we all know that we all celebrate this great day to commemorate the birth anniversary of the wizard, Major Dhyan Chand. Our next speakers, they will be telling you about him, about the significance of our National Sports Day and everything. I can say that sports build our character, they preserve our health, and all the students, they must know that when we are born, we are infants. For next 10 to 15 or 16 or maybe up to 18 years, we are all children, and every children has a heart in which there are emotions for sports and games. As the time passes, those emotions are missed somewhere. And who's a true person? Who's a true sports person? The true sports person always keeps all these images in his heart. So now the first lecture, first and foremost, Mr. Amit Bhamu. You will see his video and he will throw light on the wizard. Here we go. आदरणीय प्राचार्य जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश भारद्वाज जी, अर्जुन अवॉर्डी, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज 29 अगस्त को हम इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछूं जिसने हॉकी के खेल में अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया हो, तो जवाब के रूप में केवल एक नाम मेजर ध्यानचंद ही होगा। हॉकी के मैदान पर जब वे खेलने उतरते थे तब एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और ज़बरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगा था। हॉकी के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और वह उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। कुछ दिनों बाद उनका स्थानांतरण झांसी में हो गया, इसलिए ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने चले गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी में ही हुई थी। अपने पिता के स्थानांतरणों से पढ़ाई के बाधित होने और हॉकी के प्रति अपनी दीवानगी के कारण वे केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली से स्टिक और बेकार बड़े कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। कमज़ोर पक्ष की स्थिति को देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा,
यदि वे इस पक्ष की तरफ से खेले तो परिणाम कुछ और ही होगा। वहीं पास में खड़ा आर्मी का अफसर उनकी बातों को सुन रहा था। उसने ध्यानचंद को कमज़ोर पक्ष की ओर से खेलने दिया और थोड़ी ही देर में विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस ऑफिसर ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत रहा। आर्मी में शामिल होने के बाद उनके ब्राह्मण रेजिमेंट के कोच भोले तिवारी इनके पहले कोच बने। कहा जाता है कि आर्मी में सिपाही के तौर पर कार्य करने के कारण उनके पास हॉकी खेलने के लिए वक्त नहीं होता था, इसलिए रात को जब उनके सभी साथी बैरक में सो जाते थे तो ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। इससे हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी का पता चलता है। आर्मी में शामिल होने के साथ ही उनके हॉकी खिलाड़ी के रूप में करियर की शुरुआत हुई। जब 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1926 में उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम में चुना गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते थे। 23 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग ले रहे भारतीय टीम के सदस्य चुने गए। यहाँ 4 मैचों में भारतीय टीम ने 23 गोल किए और अंत में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। वर्ष 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद एवं उनके बड़े भाई रूप सिंह ने 8-8 गोल किए थे। इस ओलंपिक में भी भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी ओलंपिक टीम के कप्तान थे। 15 अगस्त 1936 को हुए फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस मैच को जर्मनी का तत्कालीन तानाशाह हिटलर भी देख रहा था। कहा जाता है कि मैच समाप्त होने के बाद स्वयं उसने ध्यानचंद से मुलाकात कर उनके खेल की तारीफ की। इतना ही नहीं, विश्व के महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी ध्यानचंद ने अपना कायल बना दिया था। वर्ष 1932 में भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष भर में कुल 37 मैच खेलकर 338 गोल किए और इनमें से 133 गोल ध्यानचंद ने किए थे। उनके भारतीय हॉकी टीम में के सदस्य रहते हुए टीम ने विभिन्न ओलंपिक खेलों में कुल 28 गोल किए थे। इनमें से 11 गोल ध्यानचंद के नाम दर्ज हैं। ओलंपिक और उसके क्वालिफाई मैचों में 101 गोल करने और अन्य इंटरनेशनल मैचों में 300 गोल करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के खाते में है। उनके करिश्माई खेल का ही नतीजा था कि हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान ने उनकी हॉकी स्टिक का यह सच जानने के लिए परीक्षण किया गया था और कहीं उसमें गेंद का प्रयोग तो नहीं हुआ है। उनके प्रदर्शन के दम पर ही भारतीय हॉकी टीम ने 3 बार वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, वर्ष 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह भारतीय हॉकी को उनका सबसे बड़ा योगदान है। ध्यानचंद ने अपना अंतिम मैच वर्ष 1948 में खेला तथा उसी वर्ष उन्हें खेल जीवन से संन्यास ले लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 400 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद को वर्ष 1938 में वायसराय का कमीशन मिला और वे जमादार बने। इसके बाद वे पदोन्नति पाते हुए क्रमशः सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए।
अंततः उन्हें मेजर बना दिया गया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया। वर्ष 1956 में 51 वर्ष की उम्र में जब वे भारतीय सेना के मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। खेलों से संबंधित अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हर वर्ष इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। उनको सम्मानित करने के लिए स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है जिसमें उनके 4 हाथों में 4 स्टिक पकड़े हुए दिखाया गया है। नई दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है एवं भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया। वर्ष 1979 में जब ध्यानचंद बीमार हुए तो उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। उन्हें बचाने के सारे प्रयास विफल रहे और 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर न कर उस मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। अपने जीवन काल में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी इस महान व्यक्तित्व ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। हॉकी ही नहीं, खेलों के इतिहास में भी ध्यानचंद का नाम हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद।
Well done, Amit sir. We are all proud of you. Now, after Mr. Amit Bhamu, it's the time for a motivational lecture, a great speech by our honorable principal. She is going to guide us towards various things, and let's see what she has to say about games and sports on this National Sports Day. Playing and competing enthusiastically in front of my eyes, as I cannot witness them. I wanted to witness their great feats, but am unable to do so owing to this destructive COVID 19 phase. That's why I had to resort to this speech online. We are all slaves of fate and time. We are not strong enough to overturn these adverse conditions. Yet, we all have to move ahead. So, it is essential for all of us to recognize the real worth of sports and games. I would like to highlight some of the key points on this grand day. I hope you will pay attention to my speech and apply the suggestions that I am going to share through my words. Let's begin by remembering the magician, Major Dhyan Chand. The National Sports Day is celebrated on 29th August every year on the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who is known as the Wizard, the magician all over the world. Let's remember this legend who scored more than 400 goals in his career from 1926 to 1948. With Dhyan Chand, India won 3 Olympic gold medals, namely 1928 Amsterdam Olympics, 1932 Los Angeles Olympics, and 1936 Berlin Olympics. The highest award for lifetime achievement in sports and games in India is called Major Dhyan Chand Award, named after the wizard. So, let's celebrate this day by following a trail left by the magician and take an oath to promote sports and games by participating in various sports activities and viewing the games. To begin with, sports and games are integral part of our life. If we wish to stay fit as a fiddle, if we want to contribute to the welfare of humanity, if we want to enjoy a healthy lifestyle, and if we want to live in utopia, then games and sports are indispensable. We must choose at least one game as per our capabilities and interests. If we lack the equipments and infrastructures, then we must perform yoga. Running is also a great exercise. There is no accounting for taste. So, different people may have different interests. But we must come out of the sedentary lifestyle and must involve ourselves in games and sports. Life is precious. We are fortunate that God has made us the best creature, the human beings. So let's live it to the fullest. Let's relish and cherish every moment. Let's indulge ourselves in games. Let's talk about the benefits of games now. Our overall health stays in good state if we play games. Games maintain our blood circulation, our growth, they rejuvenate us. If we play games regularly, then we stay away from life threatening diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, cancer, etc. There are ample number of ideals who always keep making us feel great. To name a few are Fogart sisters, Sania Mirza, Sachin Tendulkar, Virendra Sehwag, Virat Kohli, Yuvraj Singh, Kapil Dev, Mahendra Singh Dhoni, Hima Das,
P.T. Usha, Sushil Kumar, Milkha Singh, and many more. There is no dearth of great and legendary sports person in our country, and you can also become like them. Students, you have a vast ocean of opportunities lying ahead of you. You can make career in games. You can become an international athlete. You can represent nation at medals for the nation and come out in flying colors. Money moves parallel to fame in the game. So, you can acquire a huge amount of wealth coupled with fantastic health. Overall, you can transform into a global superstar. Even if some students do not reach international level, yet they can make their career bright with games. So many high profile jobs have sports quota in them. Such jobs invite you to be a sports person and then welcome you with open arms when you have played well and amassed certificates. Thus, sports help you get job as well. Fit India program launched by our Honorable PM is appreciable and encouraging. I am proud of the shining stars of my school who participate in running every day. Now, students are participating in KV Fit India Freedom Run with zeal and zest. They started it from 15th August onwards and are determined to continue it till 2nd October 2020. Although I want them to continue this great habit forever. In conclusion, I want to lay emphasis once again that sports and games are vital for our life, overall health and career. They keep us in high spirits. So, I urge you to keep participating in games. I want to extend my thanks to the concerned parents and guardians. I appreciate you for paying attention to my speech. Namaskar. So we all thank our honorable principal, Ms. Monica Koshik, for her phenomenal speech. We all feel elated and enriched. Thank you so much, ma'am. Now, in addition to this, let's talk about Mr. Surendra Swami, a sports enthusiast. He will also deliver a speech now, and let's see what he has to say about sports. हेलो फ्रेंड्स, कुछ पंक्तियों के साथ आज के दिन की शुरुआत करना चाहूंगा मैं। कुछ कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, कुछ कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान बेहद देती है। तो आज के दिन को ये पंक्तियां सार्थक कर रही हैं। दोस्तों, मौका है खेल दिवस का। आज पूरा भारत देश 29 अगस्त का दिन है आज का, और इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में। नेशनल स्पोर्ट्स डे आज का दिन है। तो आज के दिन का क्या कारण है कि आज का दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन के लिए चुना गया? तो दोस्तों, एक शख्सियत के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, और मेरे को नहीं लगता है कि उस शख्सियत से शायद ही कोई रूबरू नहीं रहा होगा। जब मैं नाम लूँगा तो आप समझ जाओगे कि वो शख्सियत कौन है। काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ थे, और वो पर्सनालिटीज़ थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, द ग्रेट लीजेंड, द ग्रेट मेजर ध्यानचंद, द लीजेंड्स, द मैजिशियन ऑफ हॉकी। तो आज मौका है उनके जन्मदिवस का, 29 अगस्त। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो
अगर आज के दिन अगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ बातें मैं शेयर नहीं करूंगा तो आज के दिन का मजा नहीं आएगा, आज का दिन एक सार्थकता लिए नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपको बता देता हूं। शायद आप काफी कुछ जानते भी होंगे ध्यानचंद जी के बारे में, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के मैजिशियन माने जाते हैं। भारतीय हॉकी को उन्होंने एक बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी वो थे। ठीक है, बैकग्राउंड उनका आर्मी से था, परिवार उनका आर्मी था, भाई उनके हॉकी खेलते थे, तो वहीं से उनको एक तरह से कह सकते हैं कि एक पैदाइशी उनमें एक आर्मी का एक हेरिडिटी उनके अंदर थी, एक खेल की हॉकी की हेरिडिटी थी। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर इतनी सारी बातें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अगर उनके वक्त से लेकर के आज तक करेंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा। आप आराम से कहीं से भी ये जानकारी आप जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। उनमें है देखो 1928, 1932 और 1936 का वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप जो है इन हॉकी के ओलंपिक में, ओलंपिक है ये 28 और 32 एंड 36, इन 3 ओलंपिक्स के अंदर लगातार भारत ने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और ये भारत की हॉकी के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मेजर ध्यानचंद जी के सानिध्य में ऐसा संभव हो पाया था। तो आज तक के रिकॉर्ड में या आज तक के हॉकी के इतिहास में या मैं कहूंगा ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले जो व्यक्तित्व थे वो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब 1936 का ओलंपिक फाइनल हो रहा था, जर्मनी के साथ हमारा हॉकी का फाइनल था और जर्मनी के जो वहां पे एम्परर थे उस टाइम में ये अपने हिटलर साहब थे, हिटलर जी थे और हिटलर जी जर्मनी और इंडिया का ये मैच देख भी रहे थे। और बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए कि इस मैच में भारत ने जर्मनी उस टाइम में बहुत बड़ी टीम मानी जाती थी हॉकी की, तो उस टाइम जर्मनी को भारत ने 1-8 से एक तरफा रौंद दिया था और मेजर ध्यानचंद जी ने शायद उस मैच में 3 गोल भी किए थे। तो ये मैच देख करके एडोल्फ हिटलर को काफी मतलब एक क्रिटिसिज्म सब भी फील हुआ था कि इस तरह से हमारी टीम बुरी तरह से भारत से हारी है। तो अगले दिन उन्होंने क्या किया कि मेजर ध्यानचंद जी के साथ मुलाकात का वक्त तय किया और मेजर ध्यानचंद जी को मुलाकात के लिए बुलाया गया और मेजर ध्यानचंद जी को उन्होंने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव उनके सामने रखा कि मेजर साहब आप ऐसा कीजिए, जर्मनी की नागरिकता ले लीजिए, आप जर्मनी के नागरिक बन जाइए और हम आपको कर्नल के पद से सुशोभित करेंगे। तो इस महान जादूगर का जो जवाब था उसको सुन करके शायद हिटलर साहब की पैरों के नीचे जमीन खिसक गई होगी, या जो उन्होंने सोचा था उसके विपरीत ध्यानचंद जी का जवाब था कि नहीं, मैं मेरे देश के लिए खेलता रहूंगा, जब तक मेरे में जान है, जब तक मेरे में प्राण है, तब तक मैं मेरे देश की तरफ से खेलता रहूंगा। आपको आपकी जर्मनी मुबारक, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, आपके पद और आपकी नागरिकता आपको मुबारक, धन्यवाद आपने ये प्रस्ताव दिया, लेकिन मैं अपने देश को छोड़ करके आपके साथ नहीं जुड़ सकता। तो ऐसे थे मेजर ध्यानचंद जी, देश के साथ उनका बहुत प्यार था, हॉकी से उनको बहुत प्यार था। लोग कहते हैं कि जब हॉकी की बॉल मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी के आसपास भी आ जाती थी तो ऐसे लगता था कि मैग्नेट से लोहा चिपक गया हो, ऐसे लगता है कि शेर के पंजे के बीच में किसी जानवर की जान आ चुकी है, मुझसे छोड़ा चील के हाथ में चूहा आ चुका है, चील के पंजों में चूहा फंस चुका है। और शायद वे अपने नाम को भी सार्थक करते थे। आप गौर करेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी का नाम ध्यान है, ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन, मीन्स जब उनकी हॉकी के आसपास भी बॉल आती थी तो इतने ज्यादा कंसंट्रेट होकर के अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को पास करते थे तो उनको लगता है कि ग्राउंड में मैं अकेला हूं। इतनी ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन होती थी कि उनको लगता था कि ग्राउंड में मैं अकेला हूं, गोल पोस्ट भी खाली है और मेरे आमने सामने आजू बाजू कुछ नहीं है। इतने ज्यादा कंसंट्रेटेड थे, शायद इसीलिए भगवान ने या जो भी उनके ग्रह नक्षत्र या जन्म कुंडली रही होगी तो उनका नाम ध्यानचंद रखा गया। तो उन्होंने अपने नाम को अच्छी तरह से सार्थक भी किया, इसीलिए वो ग्रेट मैजिशियन ऑफ द हॉकी कहे जाते हैं। अपने जीवन काल में 400 से ज्यादा गोल भी किए हैं। तो ये तो था ध्यानचंद जी के बारे में बातें। और इसके सम्मान में झांसी में एक सिपरी हिल है, सिपरी हिल पे ध्यानचंद जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और उनके ऊपर इंडियन डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था।
उसके बाद मैं आज के दिन पे आना चाहूंगा कि आज हम मेजर ध्यानचंद जी का क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्यों ये दिन 29 अगस्त का दिन ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया है, और इसके पीछे चुनने के पीछे सरकार के क्या कारण है, क्या मंशा है, क्या सरकार के उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस दिन का निर्धारण किया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो ये तो आपको पता चल गया कि 29 दिवस आज का दिन जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, और उन्हीं के ऑनर में आज के दिन इससे बड़ी कोई हस्ती मेरे को लगता नहीं है कि खेल जगत में कोई हो सकती है क्या। मेजर ध्यानचंद से बड़ा कोई नाम हो सकता है क्या? तो इससे ज्यादा उचित व्यक्ति तो इस दिन के लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने काफी प्रयास कर रही है, मोदी सरकार खेल के क्षेत्र में भी। आज का दिन फिट इंडिया मूवमेंट भी आज के दिन से ही शुरू हुई है, और सरकार बहुत तरह के आयोजन इस दिन करती है। तो अब मैं आता हूं कि आज के दिन की क्या उपयोगिता है, क्यों सरकार इस तरह से स्पोर्ट्स को आज के दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में बनाती हैं, और उनकी क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये दिन बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे छोटे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे हम उम्र साथियों, माताओं, बहनों, महिलाओं, खेल एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मैंने आप सबका नाम लिया है, आप सबको मैं शामिल कर रहा हूं, इस आह्वान कर रहा हूं मैं इस मंच के थ्रू कि खेल के लिए कोई उम्र नहीं होती है। हम बैठे बैठे भी खेल सकते हैं, हम सोते सोते भी खेल सकते हैं, हम चलते चलते भी खेल सकते हैं, हम दौड़ते भागते तो खेलते ही खेलते हैं। तो खेल के लिए कोई उम्र नहीं होती, खेल का कोई समय नहीं होता, और खेल के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा 10, 12, 15 घंटे पसीना बहाना है और आपको खेल के लिए मेडल ही लाना है। ठीक है, जिनको लाना है वो लाएं, प्रयास भी करें, देश का नाम ध्यानचंद जी की तरह रोशन करें। मैं तो कहूँगा कि हमारे देश में इतना बड़ा देश है, हजारों ध्यानचंद कहीं ना कहीं होंगे, उनको सरकार को सामने लाना चाहिए, और इस तरह से हमें देश के प्राउड फील करवाने में उनका भी योगदान होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स की बात करूं तो मैं स्पोर्ट्स को 6S के मेजरमेंट से नापना चाहूंगा। 6S का मतलब स्किल है, स्टैमिना है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, स्पोर्ट्समैनशिप है, और सबसे बड़ी चीज है स्पिरिट। 6S एक पूरे एक स्पोर्ट्स में ये चीजें निहित है। तो 6S की भावना से हम किसी भी खेल को चुनते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का और क्या महत्व हो सकता है अपनी जिंदगी में? जरूरी नहीं है कि हम गोल्ड मेडल लाने के लिए ही या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए ही स्पोर्ट्स को चुने। स्पोर्ट्स के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज, एक स्पोर्ट्स जो है, कोई भी स्पोर्ट्स हम चूज करते हैं वो एक टीम भावना, एक टीम गेम होता है। कुछ गेम्स होते हैं टीम गेम होते हैं, तो एक टीम स्पिरिट आती है। उसके अलावा एक स्पोर्ट्स पर्सन का कॉन्फिडेंस होता है वो नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट होता है। कोई भी गेम अगर अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं स्पोर्ट्स को, तो इट हेल्प्स टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। इसके अलावा कीप हेल्थी एंड यू नो वेरी वेल दैट ए बेटर सोल कीप इन ए बेटर हेल्थ ऑल्सो। एक अच्छी आत्मा एक अच्छे शरीर में निवास करती है, ये सब जानते हैं, एक थ्योरम है। इसके अलावा हमारा न्यू जो कनेक्शन है वो भी स्पोर्ट्स से बनते हैं। नए नए मित्र मिलते हैं, हम कहीं खेलने जाते हैं, कहीं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, खेल में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, तो एक न्यू कनेक्शंस भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आजकल एक चला हुआ है कि सुशांत केस के बारे में सब जानते हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे केस में बहुत सारी पर्सनालिटीज सुसाइड कर लेती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं बहुत जल्दी। दोस्तों, आपने कभी भी किसी को नहीं सुना होगा, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा कि उसने सुसाइड करने का प्रयास किया या उसने सुसाइड कर ली। मेरे को नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ सुना होगा। कारण क्या है इसका? स्पोर्ट्समैन कोई भी होता है, वो क्यों इस तरह की एक निराशापूर्ण जिंदगी जीने के बावजूद भी इस तरह का जो स्टेप है वो नहीं लेता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्पोर्ट्समैन जो होता है अपनी जिंदगी में बहुत सारी हार देखी होती हैं, बहुत बार वो गिरा होता है, बहुत बार उसने पटकनी खाई होती है, मैच जीतते जीतते बहुत बार हारा होता है। पता नहीं उसने अपनी जिंदगी में कितनी सारी हार देखी हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है, फिर लड़ता है, फिर प्रैक्टिस करता है, अगली बार फिर ग्राउंड में आ जाता है, फिर आता है,
लेकिन फिर भी वो अपने गेम को नहीं छोड़ता। जब तक उसका शरीर उसको साथ दे रहा होता है तब तक वो उस खेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लड़ता है, जूझता है, फिर से तैयारी कर लेता है। जैसे ओलंपिक के लिए तैयार होने में खिलाड़ी को 4 साल लग जाते हैं, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद ओलंपिक आता है। तो फर्स्ट ओलंपिक में हमें कोई मेडल नहीं आया, लेकिन वो खिलाड़ी अपना खेल नहीं छोड़ता है, कभी हार नहीं मानता है, वो ग्राउंड नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। जब तक उसको मेडल नहीं मिल जाता है या अपने देश के लिए जो उसका जज्बा है वो कहीं भी किसी भी नज़र में कम नहीं होता है। तो बहुत सारी हार उसने देखी होती है। तो इस तरह के डिप्रेशन से जो कोप अप होता है, जो ओवरकम होता है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत आसानी से इस चीज़ को झेल सकता है। तो इसके साथ साथ ही हमारी जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो भी स्पोर्ट्स को इंक्रेज करने के लिए बहुत सारी फिल्म भी आई है। जैसे लगान फिल्म है, अपनी ये भाग मिल्खा भाग है, पान सिंह तोमर है, सुल्तान है, दंगल है, और अपनी चक दे इंडिया है, मैरी कॉम है, बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं स्पोर्ट्स पे और काफ़ी हिट भी हुई हैं, काफ़ी हिट भी पिक्चरें हुई हैं। तो बॉलीवुड भी एक अच्छा मैसेज अपनी सोसाइटी के बीच में हमें दे रहा है कि आप भी इस खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो मैं आप सभी से इस चैनल के थ्रू, इस मंच के थ्रू आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में कोई भी खेल, भले आप लूडो खेल लें, अगर आपको लगता है कि ग्राउंड में जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, कोई ना कोई खेल आप अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाइए। आपको जीवन जीने का आनंद आएगा, आपकी जो दिन भर की काम करने की थकान है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप बच्चों के साथ खेलिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, अपने पड़ोसियों के साथ खेलिए, कोई सिंगल मैन टू मैन मैच खेलिए, कोई टीम गेम खेलिए। आपका जो समस्याएं हैं, आपके माइंड में जो स्ट्रेस है, तो कोई चीज़ डिप्रेशन वाली आपके दिमाग में घुस जाती है जिससे पार पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, आप अपने जीवन में स्पोर्ट्स को एक अभिन्न अंग की तरह स्वीकार कीजिए और कोई ना कोई गेम को अपना हिस्सा बनाइए। देखिए फिर जिंदगी का क्या आनंद आता है और आप भी कितना खुशी खुशी से देश के निर्माण में भी योगदान देंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हेल्थी होगा इंडिया, जितने माइंड हेल्थी होंगे, उतना ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी भी होगी, काम करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है जब आदमी का माइंड हेल्थी होता है और जब वो खुश होकर के काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैं एक सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार को एक जो हमारे हिडन टैलेंट हैं, जो हमारे युवा हैं, जिनको किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है या जो जागरूक नहीं है खेल के बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन काफ़ी प्रतिभा उनमें है, तो सरकार को एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करना चाहिए जिसमें सारे के सारे नेशनल रिकॉर्ड जितने भी गेम्स के हैं वो सारे उसमें डाल दीजिए। और एक ओपन कॉल होना चाहिए सभी युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए कि देखिए ये अपने देश का नेशनल रिकॉर्ड है इस गेम में, अगर आप इस लेवल के हैं तो आइए, आपका वेलकम है। और कि कोई पर्टिकुलर डे डिसाइड करके या कोई पर्टिकुलर वीक डिसाइड करके उन सभी प्लेयर्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू उनको बुलाया जाना चाहिए। उनकी एक तरह से एक प्रैक्टिस और इनको एक कोचिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहिए और उनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाना चाहिए। हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो उनको कहीं से निकालने की कमी है। तो एक प्लेटफॉर्म और एक उनको किसी का बीच में किसी की चीज़ की जरूरत ना पड़े, ना उनको किसी कोच की, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो विदाउट कोचिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, वो खेत में है, वो गाँव में है, वो गाँव की गलियों में है, वो अपने आसपास हैं, वो कहीं भी है, किसी शहर में भी हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए और नेशनल रिकॉर्ड से ऊपर कोई अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से करवाना चाहिए और उनको ओलंपिक के लिए तैयार करना चाहिए ताकि वो बेझिझक आए और अपनी प्रतिभा का लोहा भारत के अंदर बनवाइए। तो आज का दिन, आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है 29 अगस्त। तो उम्मीद करूंगा कि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत खेल भी लेता हूं, जो भी हाथ लगता है, जैसे भी हाथ लगता है खेलता हूं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कोई ना कोई खेल आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइए और ज़िंदगी के मायने चेंज हो जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुरेंद्र कुमार, केंद्रीय विद्यालय जलालाबाद में मैं रसायन विज्ञान का टीचर हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। Now I thank Mr. Surendra Swami. So students, you must have learnt many things from him. He is a fantastic cricket player and chess player also. He plays badminton also very well. Thank you so much, sir. So sport is habitual and voluntary cultivation of intensive physical effort.
It is always said when a game is over, the new begins, and new relationships also begin. Now it's time for the speech of our bright student Shubham Tyagi. He will also deliver a speech. Let's listen to him. सुप्रभात मेरे प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं शुभम त्यागी कक्षा 11वीं साइंस का छात्र आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपना एक भाषण लेके, जिसका शीर्षक है कोरोना काल में कैसे रखा जाए खुद को स्वस्थ। तो मेरा भाषण कुछ इस प्रकार है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन चल रहा है। यह लॉकडाउन आगे कब तक चलेगा यह स्पष्ट नहीं है। इस दौरान लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक कोरोना वायरस की खबरें देखकर पढ़कर बहुत सारे लोग के मन में एक अजीब सा भय का माहौल बना है। बहुत सारे लोग के मन में कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता भी जन्म ले रही है। लेकिन इस वायरस से हमें डरने के बजाय इसकी सही जानकारी रखने की ज़रूरत है। अफवाहों से दूर रहते हुए हमें सकारात्मक रहना चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको इस माहौल में सकारात्मक रहने में मदद करेगी। सकारात्मक सोच। फिलहाल भले ही देश में कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों के ओर से तमाम ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। घरों में पड़े पड़े आपको बोरियत महसूस हो रही होगी, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष है कि आप अपने परिवार को अपना भरपूर समय दे पा रहे हैं। इस एक समय था जब आपके पास ना खुद के लिए समय था, ना ही अपने परिवार को देने के लिए पर्याप्त समय था। मानसिक स्वास्थ्य। लॉकडाउन से पहले भागदौड़ भरी दिनचर्या से आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन का यह सकारात्मक पक्ष ही तो है कि आपके पास अपनों के लिए भरपूर समय है। अब आप खुद की और अपनों की देखभाल कर पा रहे हैं। तो बस इस दौर से परेशान ना हों, बल्कि यह ध्यान रखें कि बुरे समय भी कुछ अच्छे समय साथ लेकर आता है। खुद को मानसिक रूप से तरोताज़ा रखें। नई चीज़ें सीखें। पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक विचार हर मुश्किल को आसान बना देती है। खुद को आप नई चीज़ें से जोड़ें। लॉकडाउन पीरियड में आप कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप अपने किचन में नए व्यंजन बनाने की कोशिश करें। स्केचिंग, पेंटिंग से लेकर गायिका तक। आपको स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग, गायकी का शौक रहा हो तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा में निखार ला सकते हैं। YouTube पर डांस वीडियो देखकर डांस सीख सकते हैं। गिटार का शौक है तो वह भी सीख सकते हैं। बिहार के सहरसा की आरती कहती है, खाली समय का उपयोग स्केचिंग और फोटोग्राफी में बिताती है। तनाव को दूर रखने का यह अच्छा जरिया है। तो सब मिलकर आपको कला की जिस विधि में रुचि है उसे आप धार दे सकते हैं। आप चाहो तो अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो किताबें पढ़ने का शौक होते हैं, जिनको किताबें पढ़ने का शौक होता है और व्यस्त दिनचर्या में समय नहीं मिल पाता। लॉकडाउन पीरियड ऐसे लोगों के लिए मुफीद समय है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश उप्रेती और पत्रकारिता के प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश नारायण मिश्रा कहते हैं कि किताबें पढ़ने का कोई लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय जिस भी विषय में रुचि हो बस पढ़ते रहें। इसे बोझ की तरह ना लें। जब रुचि हो तब पढ़ें। और आखिरी में हम बात करने जा रहे हैं योग और मेडिटेशन के बारे में, जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान हमारे मन मस्तिष्क को शांत रखता है। यह हमारे गुस्सा और तनाव को कंट्रोल करता है। हर दिन सुबह योगासन करना कई तरह से बीमारियों को हमसे दूर रखता है।
खासकर शरीर में लचीलापन लाने और दर्द नहीं होने देने के लिए योग बहुत अच्छा माध्यम है। खुद को सकारात्मक रखने और नकारात्मक को खुद से दूर रखने का ये एक बहुत अच्छा साधन है। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में खुद को रखें स्वस्थ, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ चीज़ें करें, स्वस्थ सोचें और नकारात्मकता को अपने जीवन से संपूर्ण मिटा दें। तो धन्यवाद, मेरा भाषण यहीं ख़त्म होता है। Very good, Shubham Tyagi. We are all proud of you. And students, we all listened to Shubham Tyagi. He described whatever he felt about sports and how games and sports are viewed from the lens of a child, of a student. So it was a very good example. Thank you so much, Shubham. Now, in the same series of events, actually, this is the penultimate event, and now we would witness Mr. Dinesh Bhardwaj. He is an eminent kabaddi player, Arjun awardee also, and now he is going to share his experience. Actually, he has felt the sentiments involved in sports at international levels, and he has brought laurels to all of us multiple times. So, without wasting any time further, let's listen to what he has to say. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है। मैं भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान रहा हूं। मुझे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहे हैं और यह दिन हम महान भारतीय खिलाड़ी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे कारण यह है कि आप सभी को हमारे जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलने का महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। साथियों, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं। ऐसे में खेल आपके तनाव को दूर करने में बहुत हेल्प कर सकता है। खेल खेलने से हमारी बॉडी फैट कंट्रोल में रहता है। हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। हमारा शरीर मजबूत और लचीला हो जाता है। हमारे अंदर टीम भावना का विकास होता है और आजकल के कोरोना काल में सबसे जरूरी बात है कि खेल से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है और ऐसी कोरोना जैसी बीमारियां हमारे पास भी नहीं आ सकती। और अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आपने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। इसलिए कोई न कोई खेल खेलते रहिए और अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। एक बार फिर
से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। जहाँ रोहतक था ना, रोहतक में आर्ट्स नहीं थी, तो भी 11th के भी थी। कॉमर्स का लगता, वहाँ पे हर एक क्लास में 30-30, 35 बच्चे थे। ठीक है, मतलब ठीक है, तो वहाँ अगर 30-35 बच्चों के लिए अलग अलग सेक्शन था, यहाँ पे तो बच्चे ही 3 हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्री के लिए। now students, first of all, sorry for the interruption. Now we are going to witness a documentary on the wizard. Please behold this, please see this carefully and try to learn the things. Try to see what happened in his life, how an ordinary person became a star. Please see him. हॉकी जगत में भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की मौजूदा पीढ़ी जहां एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशंसनीय प्रदर्शन दिखाती चली आ रही है, वहां भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स जैसे खेल कुंभ में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर विश्व हॉकी इतिहास में सुनहरी पन्ने जोड़े हैं। भारतीय हॉकी आकाश के सितारों का जब जिक्र होता है तो जयपाल सिंह, रूप सिंह, एरिक पेनेगर, केडी सिंह बाबू, ऊधम सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, कर्नल इख्तितार दारा, विजय पीटर, लेस्ली क्लॉडियस, शंकर लक्ष्मण, आर.एस. जेंटल, पृथ्वीपाल सिंह, अजीतपाल सिंह, कर्नल बलबीर सिंह, मोहम्मद शाहिद, सुरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह गर्चा, अशोक कुमार, सुरेंद्र सोढ़ी, बरगट सिंह एवं धनराज पिल्ले का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। लेकिन कैप्टन ध्यानचंद हॉकी के इन सितारों में ध्रुव तारा बनके उभरते हैं। ध्यानचंद जी को भारतीय हॉकी का जन्मदाता माना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद के राजपूत घराने में हुआ। कुछ वर्षों बाद ये परिवार झांसी जा बसा और दादा ध्यानचंद ने बाकी का अधिकांश जीवन वहीं गुजारा। बचपन से ही ध्यानचंद जी को हॉकी से लगाव था। अपने छोटे भाई रूप सिंह और दूसरे साथियों के संग मोहल्ले की गलियों, घर की छतों और आसपास के ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर अपनी प्रिय खेल को खेलते रहे। मात्र 16 वर्ष की आयु में कैप्टन ध्यानचंद ने दिल्ली में एक सिपाही के तौर पर आर्मी में नौकरी शुरू की और वहां कड़ी मेहनत के साथ अपनी खेल को और निखारा। आखिर अप्रैल 1927 में वो पहली बार आर्मी की ओर से न्यूजीलैंड के दौरे पर गए और अपना खेल जादू दिखाना प्रारंभ किया। जब हिंदुस्तान की टीम गई न्यूजीलैंड खेलने के लिए तो एक लोकल टीम के साथ हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी और फर्स्ट हाफ में कोई गोल न कर सकी, जो कि दर्शकों को बड़ी हैरानी थी। वजह इसकी ये थी कि घास बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसा दादा ध्यानचंद ने अपनी किताब में गोल में लिखा है। तो बॉल को पास करना, एक दूसरे को देना बहुत मुश्किल था। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी न्यूजीलैंड में, माओरीज़ की, वो लोग भी काफ़ी संख्या में मैच देखने आए थे और उन्होंने कुछ जादू टोना सा भी कर रखा था, जो पहले ज़माने में ये बहुत रिवाज था कई मुल्कों में। तो दादा ध्यानचंद रूप सिंह को जादू टोना की तो ना कोई नहीं परवाह थी, लेकिन घास की ज़्यादा परवाह थी। और फर्स्ट हाफ के बाद दादा ध्यानचंद और रूप सिंह ने ये बात की कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एक गोल भी नहीं हुआ है, घास बहुत बड़ी है, कैसे खेलना चाहिए।
तो दादा ध्यानचंद ने अपने भाई रूप सिंह से कहा कि हम लोग बॉल ऊपर ऊपर खेलेंगे, बॉल को ज़मीन पे ना ही आने दें। और ऐसे ही हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने किया। 5 गोल मारा उन्होंने लोकल टीम के खिलाफ सेकंड हाफ में, और न्यूजीलैंड के लोग आश्चर्यजनक हो गए। 1928 में दादा ध्यानचंद एम्स्टर्डम में पहली ओलंपिक्स खेले और स्वर्ण पदक जीता। लॉस एंजलिस में हुई 1932 की ओलंपिक्स में अमेरिका के होम ग्राउंड पर यूएसए को 24-1 से पराजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2 मार्च 1934 को वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने, जिसने वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स में भाग लिया। अप्रैल 1935 में जब उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो भारत की टीम, जिसने कुल मिलाकर 584 गोल किए, उनमें से ध्यानचंद जी ने 201 गोल किए और उनके भाई रूप सिंह ने 185 गोल किए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में जर्मनी को फाइनल्स में करारी हार दी और हिटलर देखते रह गए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने लगभग 30 वर्ष तक भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक खेल खेला। जब फाइनल खेला हिंदुस्तान जर्मनी से हॉकी में, तो हिंदुस्तान ने शिकस्त दी जर्मनी को, और हिटलर साहब जो मैच देख रहे थे वो ये बात ना देख सके। और उस दिन से हिटलर के दिमाग में ये बात आई कि मेरा ऐसा मानना कि वाइट एक सुपीरियर रेस है, वो गलत है और बिल्कुल गलत है। तो वो इतने खुश हुए हिंदुस्तान की हॉकी टीम के खेल देख करके कि उन्होंने ध्यानचंद साहब और पूरी टीम को खाने पर बुलाया। उन्होंने न्योता दिया, हिंदुस्तान की टीम गई। और मैंने जब यहाँ पर ध्यानचंद साहब थे NIS में आए वो, तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी एडोल्फ हिटलर से क्या बात हुई जब आप उनके आमने सामने थे। तो वो हंस करके बोले, उन्होंने कहा कि बात तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसके आँख में आँख डाल करके देख भी नहीं सकता था, इतना खौफ था उनके चेहरे पर। तो मैं बहुत हंसा और वो खुद भी हंसे। I have known Dhyanchand, Major Dhyanchand I will call, for about 45 years, and from very close quarters, from very close nearness with him as a player, as a coach, as a selector of national hockey teams, and then ultimately as a friend. My appraisal about Mr. Dhyanchand is that first of all he was a very good human being, excellent human being. He was a very simple person in his lifestyle. There was no ostentation about him, nothing. He was not foppish. And then, because these qualities are normally not found in people who are recognized as heroes in a country, because of these qualities, he became more popular. Not only among the people of his own generation, but even the youngsters, even the older people who were senior to him in age. He was a very lovable man as a human being. I have never known him thinking of harming anybody, never. And he never lost temper on the ground and off the ground, never. He played against very tough European teams. He played against very tough American teams in those days, but he never lost temper and he never tried to hit anybody. Therefore, bad hockey, as he used to call playing foul is bad hockey, he always avoided and taught others and guided others to play fair hockey, because hockey should be very fair, and if one was trying to hit somebody, hockey is a weapon and it will hurt somebody, it will injure somebody, it will make somebody incapable of playing in future. This was a great merit. वर्ष 1961 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में भारतीय खेलों में नया अध्याय जोड़ने जा रहा था। इसी वर्ष इस आकर्षक स्थल पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेल अनुशासनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज का शुभारंभ हुआ। NIS पटियाला में इन कोर्सेज का उद्देश्य यह था कि हमारे कोचेज साइंटिफिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करें और बाद में भारतीय खिलाड़ियों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए जोरदार ढंग से तैयार करें। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने विदेशों से निपुण कोचेस को नियुक्त किया। हॉकी के लिए कोच किसको लगाया जाए,
ये एक प्रश्न था। जब ये डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए गए तो विदेशी कोचेस की सेवाएं जो थी वो हमने ली, पर हॉकी में क्योंकि देश की सुप्रीमेसी पहले ही मानी जा चुकी थी, तो ये तय हुआ कि हॉकी के लिए एक ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को जो कि काफ़ी तजर्बा रखता हो और विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका हो, उसको कोच के रूप में यहाँ इन कोर्सेज को करवाने के लिए लिया जाए। तो उस समय दादा ध्यानचंद जी से बढ़कर कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसको इस कार्य के लिए चुना जाए। तो दादा ध्यानचंद जी को उस समय पहले ही वर्ष में इस संस्थान में चीफ हॉकी कोच के तौर पे रखा गया और उनके साथ ओलंपियन बालकिशन सिंह जी, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं और जो कि 1980 में ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के कोच थे, उनको दादा ध्यानचंद जी के साथ अंडर स्टडी एज असिस्टेंट कोच उनको भी रखा गया। I was very lucky to be with Dada Dhyanchand for many years as his understudy assistant coach at NIS पटियाला। तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने ये दरख्तों के नीचे ये सारे जो हैं ये ग्राउंड, इनफैक्ट ये ग्राउंड हमने अपने हाथों से बनाई थी। पहले यहाँ पे एक छोटी सी ग्राउंड उधर होती थी, स्टार्ट विद 61 में तो शुरू ही हुआ था और 62 में तकरीबन हमने ये ग्राउंड अपने हाथों से बनाई थी और हमने बहुत टाइम यहाँ पे निकाला है। तो पूरा सारा दिन ही हम तो यहीं निकालते थे। तो उनके साथ रह के खैर सीखना तो है ही, बिकॉज हम लोग क्या बच्चों को सभी को जिसने कुछ सीखना है तो यू नीड ए रोल मॉडल। तो दादा वाज एज ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन, एज ए कोच, एज ए पर्सन, एज ए मैन। तो सबसे पहले तो मैं दादा का जो मैं समझता हूँ कि वो जो थे वो ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन हॉकी। अब इंडियन हॉकी क्यों कहते हैं? सभी कहते हैं कि इंडियन हॉकी है, ये है, तो हम इंडियन हॉकी इसको क्यों कहते हैं? हम ब्रिटिश हॉकी क्यों नहीं कहते या जर्मन हॉकी क्यों नहीं कहते? इंडियन हॉकी ये जो थी इसमें ये स्किलफुल हॉकी है। अभी भी लोग पाकिस्तान हॉकी नहीं कहते, वही पुरानी इंडियन हॉकी सब याद है सबको, और वो है हमारा स्टाइल ऑफ प्ले which is different than the European style of play. Their style is hitting and running, and our style is more based on skills, based on the mastery of skills actually. That's the right word I should use. तो दादा जो थे वो इंडियन हॉकी के मैं समझता हूँ कि फादर थे, क्योंकि उन्हीं से एक्चुअली जो सारी स्किल्स वो हुए, रूप सिंह हुए उनके ब्रदर, इन्हीं से ये इंडियन हॉकी की स्किल्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। और उसके पहले हॉकी खेली जाती थी लेकिन उस लेवल तक नहीं। और अपनी जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है जैसे मान लीजिए, तो ये भी उसी ज़माने में बनी थी। 1926 में हमारी आर्मी टीम पहली न्यूजीलैंड गई थी और न्यूजीलैंड की सक्सेस के बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन 1927 में बनी और 1928 में हमारी पहली ओलंपिक टीम गई थी एम्स्टर्डम और वहाँ से हमने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद भी गोल्ड मेडल हमने जीता। लेकिन ये जो इंडियन हॉकी जिसको हम स्किल्स कहते हैं वो ये लोगों ने डेवलप की। दादा ध्यानचंद दुनिया के सर्वोत्तम सेंटर फॉरवर्ड थे। उनके हाथ में हॉकी स्टिक जादू की छड़ी का रूप धारण करती थी। उनकी खेल शैली में कला कौशल, साहस और पूर्वाभास का अनूठा संगम था। He was always known that he had an eye at the back because he could see the whole field, and that I analyzed later what really it is. When working with him as a coach, I analyzed that before the ball comes to you, you should know where to pass the ball. That means you should study the surroundings before the ball comes to you, otherwise it's too late. You must know where the opponents are before the ball comes to you, where the opponents are, where your players are. Only then when you get the ball you can pass it. Otherwise, when you have the ball, you have no time to look where to pass the ball. So that is what he really meant by third eye. I analyzed it later and made it a theory.
जिस वक्त मैं अपने स्कूल में पढ़ता था लाहौर, तो सुना करते थे कि सर ध्यानचंद जी ओलंपिक खिलाड़ी थे और उनको जादूगर कहा जाता था। तो हम भी मान जाते थे भी हाँ वाकई शायद जादूगर ही होंगे। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, हॉकी सर्कल में आए, तो कॉलेज में चले गए, तो फिर उनके दर्शन भी हुए। और खुशकिस्मती ये है कि 1946 में मैं उनके साथ बगल में रहते थे। हम, मेरे ब्रदर और वो दोनों साथ साथ उनके बंगले थे फिरोजपुर कैंट में। तो उनसे मुलाकात वहाँ पे हुई, उनकी खेल भी देखी, उनके साथ भी खेले। और लकीली वो मेरे कोच भी रहे हैं NAS पटियाले में, जबकि मैं कोर्स करने गया था कोचिंग का। तो वो मेरे कोच थे, नहायत आदमी इज़्ज़त वाले, और रिस्पेक्ट दूसरों के वो करते थे, ख़ुद भी करवाते थे। एंड वो जो मैंने देखा सिखलाई करते वक्त, उनका रिस्ट वर्क जो था, रिस्ट बहुत चौड़ी थी। और इसी तरह से उनकी कोई, जब वो स्टिक हॉकी खेलते थे तो उनकी स्टिक नहीं होती थी, वो रिस्ट से ज़ोर लगाते थे। और उनका एक मुद्दा ये था कि गेम में उन्होंने सेंटर लाइन से लेकर 25 लाइन तक अगले की ग्राउंड में उन्होंने बॉल को कैरी नहीं करना, सिर्फ टच करके लेफ़्ट राइट या राइट आउट या लेफ़्ट आउट को फेंक देना है। और 25 लाइन के पहुँच कर फिर उनकी हॉकी में ऐसे जादू था, जैसे कि कहा जाता है, वो कंट्रोल करके खुद गोल कर देते थे। उन्होंने एक मैच में 10-10 गोल भी किए हैं। When he played in America, they thought probably, in Germany also, they thought probably there was some magic in his hockey stick, and they even changed his sticks. So that didn't matter much so far Dhyan Chand was concerned. Any stick was as good for him as the one with which he was playing. So he was a magic man, like Don Bradman in cricket. Dhyan Chand was the same in hockey. Like Pele in football, he was the same in hockey. इस महानतम भारतीय हॉकी खिलाड़ी को चोटी के खेल प्रशिक्षक होने का जहां गर्व प्राप्त है, वहां वो ओलंपियन अशोक कुमार के पिता भी थे। विश्व विख्यात इस हॉकी जादूगर की याद जहां खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की धड़कन से जुड़ी है, वहां उनकी प्रतिमा को भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थलों में सजाया गया है। उनकी यादों को संग्रहालयों में उच्च स्थान दिया गया है। NIS पटियाला में उनके नाम पर खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल भी बनाया गया है। यह इंस्टीट्यूट जो है, इसको दादा ध्यानचंद पे बहुत गर्व है कि वो पहले कोच इस संस्थान में रहे। और इस तरीके से इस हॉस्टल का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया सन 1976 में, और 1977 में अगस्त में ये हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो गया। तब हमने फिर दादा ध्यानचंद जी को यहाँ आमंत्रित किया कि इस शुभ अवसर पर, जबकि उनके नाम से इस हॉस्टल का उद्घाटन होना है, तो वो भी इस समय यहाँ मौजूद रहें और बच्चों को आशीर्वाद दें। तब 29 अगस्त 1977 को उनके 72वें जन्मदिन पर इस हॉस्टल का उद्घाटन उनकी मौजूदगी में किया गया। यह इस संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात थी। क्यों न हो गर्व ऐसे भारत के महान सपूत पर। हॉकी वाज इन हिज ब्लड, हॉकी वाज इन हिज थॉट, हॉकी वाज इन हिज एक्शन। उनके बाद मेरे ख्याल में या मेरे दिमाग के मुताबिक इतना अच्छा सेंटर फॉरवर्ड नहीं पैदा हो सका। ही वॉज ए वेरी सेटिस्फाइड मैन। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी कभी, मतलब प्रॉब्लमें होती हैं, सभी को होती हैं, बट ही नेवर शोड इट एंड ही लिव्ड हिज लाइफ टू द फुल। जैसे वो कहते हैं कि हम दादा रात को खाना खाया, उसके बाद उन्होंने बिलियर्ड भी खेलना है, फिर आके सोएंगे। आई मीन दैट टाइप ऑफ। अर्ली मॉर्निंग उठे 4 बजे फिशिंग के लिए चले गए संडे को। तो ही एन्जॉयड लाइफ, ही एन्जॉयड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू मी ही वाज अ वेरी ग्रेट सोल एंड अ ग्रेट पर्सन। हॉकी जगत की इस महान विभूति को, उनकी खेल निष्ठा को, उनकी प्रशंसनीय खेल शैली को एवं हॉकी जादूगर दादा ध्यानचंद द्वारा भारत के लिए रचे गौरवमयी इतिहास को पूरा भारत नमन करता है।
wonderful. So students, now we all witnessed why the wizard was the wizard. Why Dhyan Chand was called a magician. Indeed, he was magician in the real sense of the word. Now for the final event, word of thanks. I would just simply say that you are going to see and witness Mr. Virendra Kumar. So without wasting any time further, let's behold him. हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं वीरेंद्र कुमार पीजीटी कॉमर्स प्रस्तुत हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ी श्री दिनेश भारद्वाज जी को कि जिन्होंने आभासी तौर पर मौजूद रहते हुए समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विद्यार्थियों को प्रेरणादायी भाषण देकर प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विद्यालय प्राचार्य मोनिका जी को कि जिन्होंने अपने निर्देशन में खेल दिवस पर प्रस्तावित गतिविधियों को समस्त आवश्यक दिशा निर्देश देकर संपन्न करवाया। पुनश्च मैं धन्यवाद दे रहा हूं श्री अमित भामू जी को जिन्होंने खेल शिक्षक के रूप में गतिविधियों के आयोजन का समन्वय किया और मेजर ध्यानचंद जी के साथ साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व प्रसारित किया। पश्चात मैं श्री सुरेंद्र स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य का महत्व विद्यार्थियों को समझाया। छात्र प्रतिनिधि मास्टर शुभम कक्षा 11 को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोविड-19 के समय में घर रहते हुए स्वास्थ्य और फिटनेस पर बात की। अंत में मैं सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने स्पोर्ट्स क्विज में वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आदि के प्रदर्शन में, पोस्टर मेकिंग में, ड्राइंग और पेंटिंग में भाग लेकर आपके आज के इस राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन को समृद्ध और संपन्न बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I thank Mr. Virendra Kumar. Mr. Virendra Kumar, students, he is an embodiment of learning, knowledge, dedication, diligence, hard work, everything. So, thank you so much, sir. Now, I hope you all must have paid attention to all the motivational lectures must have motivated you, enriched you, and encouraged you. It is always said in sports, it is difficult to know when to stop. So even now we don't know when to stop, but everything has an end. And now, today, this series of events regarding the National Sports Day has also come to a conclusion. Thank you so much, students. I hope you will just practice all these things, implement all these things which you have seen regarding sports pertaining to games. Thank you so much, students. Quiz will be conducted. Now, students, one more thing. You all have to participate in a sports quiz. That is important and it will just enhance your knowledge. Thank you so much. Namaskar to everybody.